नमस्कार साथियों दोस्तों, आप सभी का स्वागत एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एम्स में, यानी कि आपके मेडिकल साइंस रिसर्च के डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही बढ़िया जॉब निकले हैं। इसमें आपके 3,000 से भी ज़्यादा पदों पर जॉब रहेंगे। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। अब एक जो नोटिफिकेशन है हमारे एम्स यानी कि आपके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप अगर देखेंगे इसको, यहाँ आपको AIMSexam.ac.nic की वेबसाइट पर भी इस चीज़ को देखने को मिलेगा आपको, कि उन्होंने जो है ऑफिशियली इस चीज़ को रिलीज़ करा है कि वो अब जो है इसके लिए अब जॉब पे भर्ती ले रहे हैं, यानी कि नर्सिस की जॉब रहेगी इस डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पर दो तरीके से जॉब निकले हैं, दो नोटिफिकेशन अलग अलग जारी करे गए हैं, अलग अलग निकाले गए हैं। एक नोटिफिकेशन आपका रहेगा जो कि आपके NITRD यानी कि आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेस का जो इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली के अंदर, उसके लिए रहेगी स्पेशली। और साथ में दूसरा जो रहेगा वो आपके ऑल इंडिया एम्स, यानी कि आपका एक तो न्यू दिल्ली वाला, जो न्यू दिल्ली स्टेट्स के अंदर जो मेन एम्स है, एम्स यानी कि आपका जो मेडिकल साइंस का मेन इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, उसके अंदर रहेगी। साथ ही दूसरे स्टेट के अंदर जितने भी एम्स हैं उनके लिए रहेगी। तो इसीलिए हम दोनों नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो के दौरान। यहाँ पर जो है ये आपका निकाला गया है। इसके लिए जो फॉर्म फिलअप है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो विंडो है वो एक्टिव हो चुकी है आपकी 12 अप्रैल से, यानी कि आप 12 अप्रैल से इस फॉर्म को भर पा रहे हैं आसानी से। और इसके लिए भरने से पहले आपके लिए नोटिफिकेशन पूरा जानना जरूरी है। देखिए, हमारे पास दो नोटिफिकेशन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक आपका यहाँ पे आपको दिखेगा, जो आपका नॉर सेट उसी को बोला जा रहा है। इसके लिए आपका एक एग्ज़ाम होगा, जिसको बोला जा रहा है, देखिए, एक आपका नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। दोनों के लिए सेम टेस्ट रहेगा या अलग रहेगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे। हम देखिए इसके अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं वैकेंसी कितने हैं, जैसे कि आपको बताया है 3,000 प्लस वैकेंसी है इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई इसके अंदर हमें पैसे कितने मिलने वाले हैं और क्या काम रहेगा, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। एक होता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब कि कम से कम कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए इस जॉब के लिए। दूसरी चीज़ हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसके लिए फॉर्म की क्या फीस रहेगी, कितने और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। एज लिमिट कितनी रहेगी, कि अगर आपकी उम्र 18 है, 20 है, 25 है, 30 है तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, नहीं भर सकते वो हम डिस्कस कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे क्या कोई कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई बात होगी तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास देखिए, हम दोनों नोटिफिकेशन को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। पहला नोटिफिकेशन आपका जो है वो ऑल इंडियन एम्स, मतलब जितने भी आपके एम्स हैं हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली हो या फिर दूसरे किसी स्टेट के अंदर हो, वो डिस्कस करेंगे। और दूसरा नोटिफिकेशन जो आपका रहेगा, जो आपकी NITRD यानी कि आपके ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीज का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली के अंदर, उससे रिलेटेड, उसके अंदर की अलग से हम बात कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे आपका ये भी रहेगा कि पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके से सिलेक्शन होने वाला है, कि मतलब आपको यहाँ पे आपको जॉब मिलने कैसे वाली है, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। हालांकि इसकी जो फीस रहेगी फॉर्म की, वो कंपैरिजन करें दूसरे फॉर्म के फीस के अंदर तो थोड़ी सी ज़्यादा है। किसी की 3,000 है, किसी की टू टू 2,000 है। तो ये कैटेगरी वाइज डिपेंड करेगा, तो वो सारा कुछ डिस्कस कर लिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक जो मेन वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इसी वेबसाइट पर आपको आना है, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट से दिखेगा। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के अंदर आप जब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, ये वाली, इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इनवाइट करा जा रहा है, जो कि किसके लिए है, आपके नर्सिंग ऑफिसर के लिए। नर्सिंग ऑफिसर है तो इस बात को समझिए। आप देखिए, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट करती है हमारे लिए, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया कहाँ पे आपको आके देखना है ये चीज़। अब देखिए, ये आपको दिखा देता हूँ। इसी के अंदर जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये जो मैंने अभी यहाँ पे ऑरेंज रंग का दिख रहा है आपको, ऑरेंज कलर का दिख रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट में आप जैसे क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, मतलब दो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है। एक एडवर्टाइजमेंट हमारा एम्स न्यू दिल्ली और पूरे जितने भी एम्स हैं उनके लिए है। साथ ही दूसरा जो है हमारे पास जो दूसरा ट्यूबरक्लोसिस का नई दिल्ली के अंदर इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, उसके लिए है। तो दोनों ही
जॉब है। आप देखिए, अब इसमें ये भी डाउट रहेगा कि भाई दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं नहीं, अगर कोई चाह रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको पहले वाले में नहीं मिले जॉब एम्स वाले में, तो दूसरे में अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो उसके बारे में भी डिस्कस हो जाएगा। पहले हम हमारा जो एम्स वाला है, पहले हम एम्स वाला समझेंगे, एम्स और ऑल इंडिया एम्स जितने भी हैं उसका पहले हम पूरा अच्छे से समझ लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा दूसरा जो पार्ट रहेगा वो हम उसका हमारा दूसरा जो हमारा न्यू दिल्ली वाला रहेगा, दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस वाला, वो हम अलग से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको इन्वाइट करा जा रहा है नर्सिंग ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, जिसे हम नॉरसेट बोल रहे हैं। और ये जो है रिक्रूटमेंट ऑफ और नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए है। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको बता दिया गया है लेवल 7 की यहाँ पे जो है आपको पे स्केल मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे आपको जो पैसे मिलेंगे काम के वो गवर्नमेंट, जो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट है उसके हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे लेवल 7 का पे स्केल रहेगा। जो आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा 9,300 से लेके 34,800 तक की सैलरी रहेगी। प्लस इसके साथ जो ग्रेड पे आपको मिलता है एक्स्ट्रा, वो यहाँ पे 4,600 मिल सकता है। सेम ही इसी में अगर बात करूँ ग्रुप बी फॉर एम्स न्यू दिल्ली, अब देखिए जो ग्रुप बी के लिए रहेगी, ग्रुप बी में जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, एम्स न्यू दिल्ली और बाकी जितने भी एम्स हैं उन सभी के लिए बताया गया है कि इतना आपको मिलेगा। ये मतलब हमारे ग्रुप बी की जॉब है। ये तो आपको क्लियर हो गया, ग्रुप बी की जॉब है। आप जानते हैं जैसे कि हमारे पास ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी, डी इस तरीके से होते हैं अलग अलग ग्रुप। हमारे ग्रुप से हमें पता लग जाता है, हम ग्रुप बी कभी कभार देखते हैं तो हमें आसानी से क्लियर हो जाता है, मतलब इसमें ग्रुप ए की बात हो रही है तो इसकी सैलरी कुछ ज़्यादा होगी, इसकी ग्रुप बी की थोड़ी कम होगी, ग्रुप सी की उससे कम होगी, इस तरीके से आप डिसाइड करते हैं। वो उसी तरीके का आपका जो है काम रहता है। ग्रुप उसी उसी लेवल पे डिसाइड किए जाते हैं कि आपका कितना बड़ा पद रहेगा, किस लेवल का आपका जो है वहाँ पे पोस्ट रहेगा, वो ग्रुप ही डिसाइड कर लेते हैं। साथ ही आपको बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन में बता दूँ आपको, जो आपका ये एम्स वाला रहेगा, एम्स में आपको बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में करा हुआ होना चाहिए, साथ में बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट और रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से जो रिकोगनाइज हो इस चीज़ को लेकर, किसी भी स्टेट से, उसमें आपका बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर्ड एज नर्सिस एंड मिडवाइफ विद स्टेट, अगर आपका ये चीज़ भी फुलफिल करता है तो आप इसमें भी, अगर आपने नर्सिस में रजिस्टर कर रखा है, आपको ये जो यहाँ पे दिख रहा है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के हिसाब से, तो वो भी आपके लिए यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो तरह की क्वालिफिकेशन है, या तो आपने ये पहली वाली फुलफिल कर रहे हो, नहीं तो दूसरी वाली बोली जा रही है यहाँ पे डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिड माइड वाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड और काउंसिल। अब एक और चीज़ यहाँ पे क्या बोला है कि रजिस्टर्ड एज नर्सिस और मिड वाइफ इन स्टेट इन इंडियन नर्सिंग काउंसिल। 2 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। अब देखिए, या तो आप पहले वाली चीज़ फुलफिल कर दीजिए, नहीं तो दूसरी चीज़ जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है इन अ मिनिमम 50 bedded hospital after acquiring the education qualification mentioned above as applicable for all participating aims। अब देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, बोला गया और आपने अगर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है तो कम से कम ऐसे हॉस्पिटल में आपने काम किया हो जिसके अंदर कम से कम 50 बेड रहे हो। 50 बेड वाला कोई हॉस्पिटल रहा हो, उसके अंदर कम से कम 50 बेड बोला है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, उसके अंदर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आपने अपनी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुल कर दी हो उसके बाद आपने एक्सपीरियंस लिया हो। जितने भी हमारे एम्स हैं उन सब के लिए बात हो रही है। साथ ही आपको बता देता हूँ एक और चीज़, द रिक्वायर्ड 2 ईयर एक्सपीरियंस इज एज अबव इन एन एसेंशियल क्रिएशन एंड टू बी वैलिड द एक्सपीरियंस शैल बी एक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग। देखिए वही चीज़ मैंने आपको बताया, पहले आपकी क्वालिफिकेशन पढ़ाई वाली पूरी हो जाने के बाद का वो एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। एज लिमिट की आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्या बोला गया, सारे एम्स के लिए एक ही चीज़ बोली गई है एज लिमिट में कि आपकी 18 से लेकर 30 तक के बीच में एज होनी चाहिए एज पर डिटेल ऑन एज रिलैक्सेशन इन जनरल कंडीशंस सब्जेक्ट टू
एज रिलैक्सेशन एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स हॉस्पिटल्स, एज शैल बी काउंटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ क्लोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे आपकी एज कैसे काउंट होने वाली है, जैसे कि मैं आपको बता दूं अभी एप्लीकेशन चालू हो गए हैं और आपका जो ये डेट जब भी क्लोज हो रहा है उस डेट तक, उस डेट पे जो भी आपकी एज होगी, अगर 18 है, 19 है या फिर 29 है, 30 है, तो उस तरीके से वो कैलकुलेट करी जाएगी। तो ये बात आपको तो क्लियर हो गई होगी। नंबर ऑफ वैकेंसी हम आगे चल के इसी के अंदर एनेक्सर 1 नाम का एक हमें पैराग्राफ दिखेगा, वहाँ पर हम इस चीज़ को देखेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की आपको बता देता हूँ जनरल कैंडिडेट्स को और ओबीसी आपके अगर वो एनसीएल में भी हैं और नॉन एनसीएल भी हैं, मतलब कि नॉन क्रीमी लेयर वाले भी और क्रीमी लेयर वाले भी, मतलब कि जिनके एनुअल, जिनके पूरे परिवार की सालाना तनख्वाह जो आती है वो 8 लाख से ऊपर है या नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जनरल वालों को और ओबीसी वालों को 3000 रुपीज़ पे करने हैं इस फॉर्म के लिए। साथ ही SC ST कैंडिडेट्स और EWS वालों को 2400 रुपीज़ पे करने हैं। अब देखिए पर्सन विद डिसेबिलिटी जो PWDs वाले कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए एक्सेम्प्टेड है, मतलब माफ़ है, उनको पे नहीं करनी एक भी फीस इस फॉर्म के लिए। फीस कैसे पे होगी? फीस यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन, प्रोसेसिंग फ़ी इफ़ एनी एज एप्लीकेबल विल बी पेबल टू द बैंक बाय द कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट का बैंक होगा, अकाउंट होगा, उससे वो चीज़ वो उसे पे करनी है। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, एप्लीकेशन फीस वन रिमिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड। मतलब एक बार आपने जो है फीस भर दी, इसका मतलब क्या हुआ, आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाता है। आप अपने फॉर्म के अंदर फीस भर देते हैं तो वो फाइनली सबमिट हो जाता है और उसके बाद ना ही फॉर्म में कोई चेंज होता है और ना ही आपके फीस रिफंड होती है। चाहे एग्ज़ाम दें आप, ना दें, जॉब लें चाहे ना लें, तो ये कंडीशन है आपको पहले ही बताई जाती है नोटिफिकेशन के दौरान। Application fees of SC ST candidate who appear in the examination will be refunded after the declaration of result in due course of time। अब देखिए क्या बोला गया है, एप्लीकेशन फीस जो रहेगी हमारे SC ST कैंडिडेट की जो हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड आफ्टर द डिक्लेयर। अब देखिए उनको फीस वापस मिल जाएगी, SC ST कैंडिडेट को मिल जाएगी फीस वापस, एग्जाम हो जाने के बाद उनको फीस मिल जाएगी अगर वो चाहें तो, बाकियों को नहीं मिलेगी, ये बात आपको बताई गई है। अब एग्जाम कब होगा इसका, ये ऑनलाइन बोर्ड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो में डिस्कस किया हुआ है भाई कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता कैसे है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से समझ आएगा आपको कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम एक्चुअल में होता कैसे है, तो वो वीडियो आसानी से आप देख सकते हैं। हालांकि आपका ये जो एग्जाम होगा इस जॉब के लिए वो 3 जून को होएगा। ये ऑल इंडिया जितने भी आपके एम्स है सबके लिए रहेगा। आप एक फॉर्म को भरेंगे, आपकी जॉब किसी ना किसी एम्स में तो लगी ही जाएगी इस पोस्ट के लिए। जनरल कंडीशंस है कुछ, वो आपको देख लेनी है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है द पोस्ट कैरी द यूजुअल अलाउंस एज एडमिसेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफ सिमिलर स्टेटस स्टेशन एट रिस्पेक्टिव सिटीज ऑफ रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वहाँ के कर्मचारियों को, मतलब कि वहाँ जो काम करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल में, एम्स के, उस एरिया वाइज अगर उन्होंने कुछ अलाउंस कर रखा होगा किसी पोस्ट पर, किसी अधिकारी को, किसी मतलब जैसे मान लीजिए आपको जो जॉब मिलेगी उस पर अगर उन्होंने कुछ बेनिफिट अलाउ कर रखे होंगे उस जगह वाले हॉस्पिटल के लिए, तो आपको वो जरूर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। सेम यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको जो है 12 अप्रैल से लेके 5 मई तक इसको फॉर्म को भरना है, शाम के 5 बजे से पहले। मतलब कि 5 बजे तक भर सकते हैं, 5 मई तक, उससे उसके बाद नहीं भर सकते इस फॉर्म को। मतलब आपकी जो एज वाली डेट थी वो भी कब तक की काउंट होगी, 5 मई को देख के काउंट होगी। 5 मई को जितने भी साल के आप हो गए होंगे वो वहाँ से देखा जाएगा। अगर आप तब तक 18+ है तो बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 6 मई को 18 साल के हो रहे हैं, इस बात का याद रखिएगा। 5 मई भी यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन 4-5 ऐसा आप याद रखिएगा। इसी तरीके से दूसरा मैक्सिमम एज भी यही इसी डेट पर जो है रिलेट करेगा, मतलब इसी डेट पर डिपेंड करेगा आपका मैक्सिमम एज भी। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ईमेल अपना ज़रूरी होगा जिसको आप रजिस्ट्रेशन में डालेंगे, वही सारी बात आपको बताई गई है। आप 6 मई से लेके 8 मई तक इसके अंदर करेक्शन कर पाएंगे, मतलब कुछ भी चेंज होगा फॉर्म के अंदर तो आप 6 मई से लेके 8 मई के बीच में इस चीज़ को कर पाएंगे। अगर आपसे अभी कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरते समय तो ये बात आपको एक और ध्यान में रखनी होगी। अब ये देखिए यहाँ पे आपको एक अपनी इमेज अपलोड करनी होगी और ये सब डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा है क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा। एज रिलैक्सेशन आपको बता देता हूँ, मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए SC ST कैटेगरी वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, OBC PWBD कैंडिडेट जितने भी हैं, उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है।
देखिए यहाँ कोई रिलैक्सेशन की बात नहीं है। एज रिलैक्सेशन किस किस के लिए बात हो रही है मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। बियॉन्ड द अपर एज लिमिट बियॉन्ड 30 ईयर्स, मतलब देखिए अब यहाँ पे 30 ईयर्स के ऊपर आपको SC ST कैटेगरी वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC में 3 ईयर का है। अब OBC में एक बात याद रखना है, शायद यहाँ पे ये रहता है कि OBC में NCL नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 ईयर का मिलता है। सेम यहाँ पे बोला गया PWBD वालों को 10 ईयर का मिल रहा है। PWBD यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी भी है, साथ में आपका OBC कैटेगरी भी है, तो इनको डबल डबल फ़ायदा मिल जाएगा। इनको दोनों हिसाब से दोनों कैटेगरी वाइज जो है आपको 13 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये आपका इसके ऊपर एक्स्ट्रा होगा 30 ईयर के ऊपर, इस तरीके से आपको देखना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रुप बी की पोस्ट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जनरल और अनरिजर्व्ड हु हैव रेंटर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस। अब देखिए कुछ बोला गया है कि जो पहले से काम करते होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल सर्वेंट होंगे, जो आपके गवर्नमेंट के तरीके से वहाँ पे काम करते होंगे, अनरिजर्व कैटेगरी वालों को 5 ईयर यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। सेम यहाँ पे OBC वालों को भी बोला गया जो काम करते होंगे उसके अंदर, तो ये आपको देख लेना है। कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट भाई यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय, जब अगर आप बोल रहे हैं कि हम उस कैटेगरी में हैं तो वो आपको अपलोड करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको इस चीज़ को देख लेना है अच्छे से, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से देख पाएंगे पूरी चीज़ को अच्छे से कि क्या बात हो रही है। हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम मेन चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका, उसके लिए क्या बोला गया, पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि क्या पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का, क्या स्कीम रहेगी, मतलब कि जो हमारे कितने मार्क्स के कितने सब्जेक्ट आने वाले हैं, किस तरीके से मार्किंग स्कीम होगी, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात ये हो रही है, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 3 आवर। 3 घंटे का पेपर हो रहा है, 180 मिनट का पेपर रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। 200 MCQs, मतलब आप देखेंगे यहाँ पे 200 MCQ आने वाले हैं 200 मार्क्स के, यानी हर क्वेश्चन जो है 1 1 मार्क का आएगा। इस बात को आप देख सकते हैं, 200 MCQs ऑफ 200 मार्क्स विद 4 अल्टरनेटिव्स, 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ पे बोला गया 20 MCQs रिलेटेड टू, अब देखिए जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड 20 MCQs रहेंगे। साथ ही यहाँ पे बोला गया नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, यानी कि 2 मार्क का क्वेश्चन है, यानी उसमें से आपका 1/3 जो पार्ट रहेगा उतना आपका हटा लिया जाएगा आपके गलत आंसर पे, यानी 0.755 मार्क्स जो है काट लिया जाएगा गलत आंसर पे, तो ये आपको याद रखना है। द क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी 50% फॉर, अब देखिए अनरिजर्व कैटेगरी वालों को और EWS कैटेगरी वालों को 50% मार्क्स स्कोर करने इस एग्ज़ाम के अंदर, अगर उन्हें इसको क्वालिफाई करना है तो। हालांकि ज़्यादा ले आएंगे तो और अच्छी बात रहेगी, चांस ज़्यादा रहेंगे जॉब मिलने के, बट 50% से ऊपर आ गए, मतलब 50% मतलब क्या हो गया, 200 मार्क्स का पेपर है, 100 से ऊपर आ गए अनरिजर्व कैटेगरी और EWS वालों को, तो उनको आसानी से यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। आगे जो प्रोसेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब ये तो क्वालिफाई कर जाएंगे वो। सेम इसी तरीके से 45% OBC वालों को, 40% ST एंड SC वालों को। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं PWBD एडिशनल 5% रिलैक्सेशन विल बी, अब देखिए PWD वालों को 5% एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया है मार्क्स के अंदर, मतलब कि उनको भी बोला गया है कि अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, साथ ही वो PWBD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में भी आते हैं, तो उनको यहाँ पे 45% कर दिया गया है 50% के बजाय। अगर इसी तरीके से आप अगर OBC कैटेगरी में है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में है, तो 45% की जगह वो 40% हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं 5% हर कैटेगरी वाइज PWBD कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा एग्जाम को क्वालिफाई करने के परसेंट में। अब रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस देख लेते हैं। टाई केसेस मतलब होता है कि मान लीजिए आपके मार्क्स और किसी दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स सेम आ गए इस एग्जाम के अंदर, तो किसको ऊपर रखा जाएगा, मतलब कि किसको पहले लिया जाएगा जॉब के लिए, किसको क्वालिफाइड माना जाएगा। तो इसमें आपको बता देता हूँ, इसमें रैंक में मेरिट लिस्ट जो होगी उसमें जिसकी एज बड़ी होगी, जो एज वाइज बड़ा होगा उसको लिया जाएगा। इफ़ नॉट रिजॉल्व बाय, फिर उसके बाय नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, फिर भी अगर डेट ऑफ बर्थ बराबर निकलता है तो यहाँ पे हम रॉन्ग आंसर्स देखेंगे किसके ज़्यादा हैं, जिसके जिसके गलत आंसर ज़्यादा होंगे उसको कम कर दिया जाएगा, और जो जिसके गलत आंसर कम होंगे, मतलब कि जिसके सही आंसर ज़्यादा होंगे उसको ऊपर रख दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब सिलेबस की आपको बता देता हूँ।
सिलेबस इसी एडवर्टाइजमेंट में आपको आगे देखने को मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी और कैसे सीट मिलेगी, तो वो आपको बता देता हूँ। मेरिट लिस्ट तो आपके इसी एग्जाम से रिलेटेड, इसी एग्जाम के मार्क्स के बेस पे बनेगी, ये तो आपको पता लग गया। साथ ही इसके अंदर देयर मे बी अ सिचुएशन वेयर अ कैंडिडेट इज क्वालिफाइड बट नॉट एलिजिबल। अब देखिए, कोई कैंडिडेट ऐसा है कि जिसने क्वालिफाई कर लिया बट वो एलिजिबल नहीं है कि वो पार्टिसिपेट कर सके उस इंस्टीट्यूट, उस हॉस्पिटल के अंदर, किसी ना किसी कंडीशन से, कोई डॉक्यूमेंट के रिलेटेड हो गया, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होकर आगे चल के पता लगता है, तो वहाँ पे उसको कैंसिल किया जाएगा। इस बात को आपको समझना है। यहाँ पे एक ही राउंड होगा आपको सीट देने का, जो ये बात आपको याद रखनी है, A1 राउंड होगा, उसी के अंदर आपको सीट अलॉट होगी। मतलब आपको मेनली एग्जाम पे फोकस करना है, ये अच्छा गया तो फाइनली यहाँ पे आपके चांस बहुत अच्छे रहेंगे इस जॉब के। तो ये पूरा प्रोसेस है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे। साथ में आपको बताता हूँ, ये जो नॉर्थ सेट एग्जाम होने वाला है, इसकी जो मेरिट लिस्ट होगी इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम, देखिए 6 महीने तक वैलिड रहेगी। डिक्लेरेशन ऑफ द नेक्स्ट नॉर्थ सेट मेरिट लिस्ट विच एवर इज अर्लियर। डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द एलोकेशन प्रोसेस विल बी पब्लिश विद द इन्विटेशन ऑफ चॉइसेस आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। देखिए, जब जो लोग पास कर लेंगे इस एग्जाम को, उनकी लिस्ट आ जाएगी, जब मेरिट लिस्ट, उसके बाद बता दिया जाएगा कि आपका एलोकेशन प्रोसेस, यानी कि कैसे आपको सीट अलॉटमेंट होने वाली है, वो तब डिस्कस होगा, जो कि साइट पर ही डिस्कस होगा और कहीं डिस्कस नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे बोला भी गया आपको सेम इसी वेबसाइट पे आके फॉर्म भरना है, और कहीं जाके नहीं भरना, इसी वेबसाइट पे फॉर्म भरना होगा और कहीं नहीं जाना आपको। और एक और चीज़, गाइडलाइंस लिखी हुई है फॉर्म से रिलेटेड, कैसे फॉर्म भरा जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कौन कौन से एम्स आ रहे हैं। ये बात आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि भाई बाद में चल के जो जॉब मिलेगी यहाँ से, तो आप किस किस एम्स में जॉब मिल सकती है वो आपको जानना जरूरी है, कि इनमें से किसी भी एम्स में आपकी जॉब हो सकती है। यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की जॉब है, हमने क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, पे स्केल सब डिस्कस कर लिया है। एम्स बठिंडा के अंदर इंस्टीट्यूट का नाम है, इसके अंदर आप देखेंगे तो एम्स दब वाली रोड, लाल सिंह नगर, बठिंडा, पंजाब, 151001, यानी 151001, ये वहाँ का पिन कोड है, पंजाब के अंदर रहेगा ये एम्स बठिंडा में। एक साथ ही एम्स भोपाल के अंदर जो है आपके, वो मध्य प्रदेश के अंदर होगा। सेम एम्स भुवनेश्वर, ये उड़ीसा के अंदर है, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपको दिखेगा, यहाँ पे बहुत सारे एम्स हैं, यहाँ पे सारे एम्स। देखिए, यहाँ पे मेन जो एम्स रहेगा वो एम्स न्यू दिल्ली रहेगा। सबका यही रहेगा भाई कि हमारे को एम्स न्यू दिल्ली मिल जाए, क्योंकि वो जो है और पूरे नेशनल में एक एम्स न्यू दिल्ली वाला ही है, जिसमें लोग चाहते हैं कि आसानी से जॉब मिल जाए, क्योंकि उसमें जो है कंपटीशन रहता है और चांस कम रहते हैं। ये आपका अंसारी नगर नई दिल्ली के अंदर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे पटना में भी हमें देख सकते हैं हम, रायबरेली के अंदर, यूपी के अंदर एम्स है, रायपुर यानी कि आपके छत्तीसगढ़ के अंदर भी एम्स है। तो इस तरीके से 18 एम्स की बात हो रही है यहाँ पे। 18 एम्स है पूरे जो आपके नेशनल के अंदर, उनके लिए बात हो रही है सिर्फ। Any other institute hospital not included in the above list may also be included before declaration of result। अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत से एम्स ऐसे हैं जिनके नाम नहीं है लिस्ट के अंदर। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि आगे चल के वो ये लोग जोड़ दे लिस्ट के अंदर। तो आप अगर ये सोच के कर रहे हैं कि इतने ही एम्स हैं और आप ना अप्लाई करें, तो ये एक तरीके से गलती हो सकती है आपकी, क्योंकि बाद में चल के पता लगता है कि एम्स तो बढ़ गए, संख्या बढ़ गई, तो वहाँ पे आपके लिए फिर आपको रिग्रेट वाला जो है वो हो जाएगा सिचुएशन। एज पर डिसीजन इन फोर्थ मीटिंग ऑफ CIB हेल्ड ऑन, देखिए ये कुछ परसेंटेज से रिलेटेड रिजर्वेशन के बारे में बात हो रही है। 80% सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल्स एंड 20% मेल्स एज पार्टिसिपेटिंग एम्स। मतलब कि यहाँ पे 20% ही लोगों, लड़कों को मिलेगी जॉब, लेकिन 80% लड़कियों को मिलेगी जॉब। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, गुड पॉइंट है लड़कियों के लिए कि उनको जॉब आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 80%, मतलब आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हम देख रहे थे जैसे कि 3000 जो है पोस्ट थी, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि 3000 में से अगर हम देखें तो 80% उसका निकालेंगे अगर हम, तो हमारे पास आ जाएगा 2400। तो इतने तो लगभग हमारे फीमेल्स के लिए रिजर्व हो गए इतने वैकेंसी। बाकी जो 600 के करीब वैकेंसी है वो मेल के लिए हो गए। तो इस तरीके से आपको देख लेना है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर काम करा हो किसी ने तो उसके लिए भी अलग रिलैक्सेशन लिखा हुआ है एज से रिलेटेड।
एक्स सर्विसमैन वाला डिटेल आप इस पैराग्राफ में देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। ये पूरा एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड सारा डिटेल इसके अंदर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, अब एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी बात रहेगी भाई वो बाद में जब एग्जाम होगा तो उससे पहले ही वो इशू करा जाता है वेबसाइट पे, वहां से आप देख पाएंगे। अब देखिए अब यहाँ पे वैकेंसी को बता दिया गया है अच्छे से खोल के, मतलब यहाँ पे बताया गया है वैकेंसी पोजीशंस ऑफ ऑल एम्स। अब जितने भी एम्स हैं सबके लिए बता दिया गया है। यूआर कैटेगरी के लिए कितने वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए कितने हैं, एससी के लिए कितने हैं, एसटी के लिए कितने हैं, मेल के लिए कितने हैं, फीमेल के लिए कितने हैं। हम एक बार इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। देखिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करेंगे, मतलब आपके अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से भी हैं बट आप वहाँ पे कैटेगरी की कोई डिटेल नहीं दे रहे हैं, आप एज अ अनरिजर्व एक अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट की तरह यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फीमेल के अंदर आप देखेंगे तो भटिंडा वाले एम्स के अंदर 54 वैकेंसी हैं। सेम यहाँ पे भटिंडा वालों में मेल के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है, मतलब कि अगर कोई भटिंडा वाले एम्स को लेके चल रहा है कि मैं उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मेल कैंडिडेट को नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे अनरिजर्व में नहीं है। हालांकि मेल कैंडिडेट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वालों में शायद हमें देखने को मिल जाए, हम देखेंगे जैसे ईडब्ल्यूएस में मेल में यहाँ पे भी नहीं है बट फीमेल में है। तो इस तरीके से आपको देखना है पूरा। अगर हम बठिंडा के अंदर बात करें टोटल अनरिजर्व वालों के लिए तो 61 वैकेंसी हैं, ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 61। मैं इसको थोड़ा जूम करूँगा जिससे कि आपको अच्छे से दिखे, यहाँ पे थोड़ा टेबल में क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा आपको, ये बठिंडा लिखा है एम्स बठिंडा में। फीमेल के लिए 54 वैकेंसी है, मेल के लिए बिल्कुल नहीं है। ये अनरिजर्व की बात हो रही है, यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे अनरिजर्व। सेम यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे मेल के पीडब्ल्यूबीडी में 1 वैकेंसी, टोटल यहाँ पे 61 अनरिजर्व के लिए हो गई। सेम ओबीसी एनसीएल में एम्स बठिंडा के लिए 36 वैकेंसी हो गई। एससी के लिए 24 वैकेंसी हो गए, एसटी के लिए 13 वैकेंसी हो गए। मेल फीमेल और कैटेगरी वाइज सारा स्प्लिट करके बताया गया बाद में, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रह जाए कि भाई हमने किस कैटेगरी में और किस जेंडर से अप्लाई किया। मतलब जैसे आप मेल से अप्लाई कर रहे हैं और अनरिजर्व से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको देख लेना है। इससे ये इसलिए दिया जाता है आपको क्लैरिफाई रहे कि भाई आप एक्चुअल में किसको टारगेट करके किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम इसको टोटल देखेंगे, इसका ग्रैंड टोटल, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 3055 टोटल वैकेंसी हैं। ये आपके सारे एम्स वाले वैकेंसी इंक्लूड हो गए, मतलब कि जितने भी यहाँ पे 18 एम्स हैं इन सब के अंदर 3055 वैकेंसी पर जॉब है, जो कि बहुत बड़ी जॉब है, क्योंकि 1000 में जो है इसकी नंबरिंग जा रही है। तो ये था पूरा हमने डिस्कस कर लिया, ये हमने डिस्कस किया है एम्स वाला। ये हमने एम्स जितने भी एम्स हैं उनके लिए डिस्कस किया है, नर्सिंग ऑफिसर की जॉब के पोस्ट के लिए। सेम अब हम NITRD यानी कि आपके नई दिल्ली के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेज का जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर कितनी है जॉब, वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए देखिए ये नोटिफिकेशन, इसको पूरा डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो के अंदर। अब देखिए जो यहाँ पे वैकेंट है नर्सिंग ऑफिसर की ही यहाँ पे भी जॉब रहेगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीज जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। इसके लिए भी एम्स न्यू दिल्ली वाले जो हैं वो कंडक्ट करा रहे हैं इसके लिए भी एग्ज़ाम। इसमें आप देखेंगे तो इसमें उसके कंपैरिजन में यहाँ पे लेवल जो सैलरी रहेगी वो ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में आपकी सैलरी हो सकती है। सोच सकते हैं भाई यहाँ पे हमारी लाख भी हो सकती है सैलरी और उससे नीचे भी हो सकती है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूँ। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, साथ में BSc ऑनर्स नर्सिंग हो या फिर BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट सर्टिफिकेट BSc में कर रखा हो, या फिर आपने BSc फ्रॉम एन इंडियन किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से, इनमें से कुछ भी किया होगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। रजिस्टर्ड एज नर्सिस एंड मिडवाइफ विद स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो ये आपको याद रखना है। एज लिमिट में मैं आपको बताया था यहाँ पे 18 से लेकर 35 एज रहेगी।
और रिलैक्सेशन जो भी रहेगा इसके अंदर कि कितना रिलैक्सेशन है एज से रिलेटेड, तो वो हम इसी के अंदर आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे भी आपकी सेम रहेगी, वही फ़ीस जो मैंने पीछे डिस्कस करी, फ़ीस सेम है दोनों के लिए, और फ़ीस पे करने का प्रोसेस भी सेम रहेगा। एग्ज़ाम दोनों का सेम रहेगा, जो कि 3 जून को होने वाला है, उसके लिए भी इसके लिए भी। आप दोनों के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 3 जून को ही आपको एग्ज़ाम देना है, एक ही एग्ज़ाम देना होगा। ये भी एक इशू रहेगा, एक ही देना है अलग देना है, तो वो हम अभी करेंगे बात। देखिए यहाँ पे लास्ट डेट इसकी भी सेम है, इस फॉर्म के भरने के लिए सेम लास्ट डेट दोनों की रखी गई है, करेक्शन के लिए भी सेम डेट रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की आपको बता देता हूँ, वही सेम एज रिलैक्सेशन भी वही है जैसा वहाँ पे था, सेम एज रिलैक्सेशन वहाँ पे वही वाला यहाँ पर है। और इसके अंदर हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे भी आपके 200 MCQs आएंगे, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। 220, देखिए वही सेम आपका उसी दिन एग्जाम है, वही वाला एग्जाम आपको देना है इस पोस्ट के लिए भी। और सेम अगर टाई हो जाता है, मतलब एक जैसे मार्क्स आ जाते हैं दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट के, तो उसमें भी हम सेम किस तरीके से देखने वाले हैं, उनमें से किसको पहले प्रेफर करने वाले हैं लिस्ट के अंदर, मेरिट के अंदर, वो भी लिखा हुआ है। सिलेबस यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सिलेबस वही सेम एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही दिया गया है सिलेबस, तो आप वहाँ से देख पाएंगे। हालांकि सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, तो वहाँ से आपको कोई आसानी हो जाएगी, आप देख सकेंगे अपने सिलेबस को जो की प्रिपरेशन करनी है। जून के अंदर एग्जाम रहेगा, 3 जून को। सेम सिलेक्शन प्रोसेस इसका भी सेम है, आपका एग्ज़ाम लेना, मेरिट लिस्ट निकालना, फिर मेरिट लिस्ट के बाद आपको जो है सिलेक्ट करना किस किस कैंडिडेट को जो है हमारे को फाइनली सीट एलोकेशन होना, मतलब कि आपको अलॉट करना सीट, उसका राउंड एक ही राउंड होगा इसमें भी। अब देखिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ये जो आपका इसके लिए रहेगा, इसके लिए टोटल सिर्फ 2 पोस्ट हैं, मतलब सिर्फ 2 लोगों को लिया जा रहा है इसके अंदर, आप इतना याद रखिएगा, और लोगों को नहीं लिया जा रहा है। मतलब कि अगर सेम क्वालिफिकेशन एज लिमिट सब कुछ सेम रहेगा, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे आपको NIT RD के अंदर लिया जा रहा है। तो ये देखिए हमने दोनों को डिस्कस कर लिया, दोनों के नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लिया। अब आपको 5 मई से पहले पहले इन फॉर्म्स को भर देना है, इन जॉब के लिए अगर आप एप्लीकेबल हो रहे हैं तो इसके लिए आपको भर देना है। कहाँ से भरना होगा तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, इस पर आप क्लिक करके फाइनली पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे वेबसाइट पर ही, उसके बाद अपना फॉर्म फिल करके सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया इस जॉब के लिए। यहाँ पे आपकी 3055 प्लस वैकेंसी के ऊपर जॉब है, बहुत ही अच्छे जॉब है, अच्छे खासे पे स्केल है, और नर्सिंग ऑफिसर की जॉब रहेगी। पूरे ऑल इंडिया एम्स इंक्लूड करे गए हैं, 18 एम्स हैं यहाँ पे, और एक आपका न्यू दिल्ली का ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट भी इंक्लूड करा गया है, जिसके अंदर 2 पोस्ट रहेंगे। और बाकी सारा नोटिफिकेशन पूरा डिस्कस हो चुका है, तो कोई डाउट शायद अब नहीं रह गया होगा। तो हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।